नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का शोर कल से थमा हुआ है। आप जानते हैं, पहले मिजोरम और फर्स्ट फेज ऑफ छत्तीसगढ़ का में चुनाव हमने देखा, उसके बाद फिर सेकेंड फेज छत्तीसगढ़ का, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर राजस्थान का चुनाव, और अब तेलंगाना, यानी 5 राज्यों के चुनाव, और उनमें से आखिरी राज्य तेलंगाना, जिसका प्रचार का शोर जो है वो कल शाम समाप्त हो गया था। और उसके बाद अब कल यानी 30 नवंबर को वोटिंग है। वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कल जो जनता तेलंगाना की है वो अपनी सरकार के लिए, कि आगामी सरकार कौन हो, इसके लिए वोट डालेगी, इसके लिए वोटिंग होगी। ये काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है। अब से 10-11 घंटे बाद तेलंगाना की में जनता वोट देने के लिए निकलेगी और तय करेगी कि इस बार सत्ता में किसे बिठाना है। क्या कांग्रेस की रैलियों में उमड़ती भीड़ या जनसमर्थन से इस बार बदलाव संभव होगा, या फिर बीआरएस अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल होगी? क्या बीजेपी इस बार सीटों का मार्जिन बढ़ा पाएगी, या यहां जनता उसे कर्नाटक की तरह नकार देगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की सीटें काटने में कामयाब होंगे, या फिर कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम तीनों को पछाड़ते हुए तेलंगाना में सरकार बनाएगी? इन सारे सवालों के जवाब कल शाम वोटिंग के बाद से तलाशने शुरू किए जाएंगे, क्योंकि कल वोटिंग का आखिरी दिन है और कल ही एग्जिट पोल भी आएंगे। अलग अलग चैनलों के और हमारे चैनल के भी एग्जिट पोल आप देखेंगे कल शाम 5 बजे से। तो कल आखिरी दिन, वोटिंग का आखिरी दिन, इन 5 राज्यों के चुनावों का आखिरी दिन, और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। कांग्रेस का इसलिए यहां जिक्र क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं, और इतना बड़ा जनसैलाब आपने शायद किसी दूसरी पार्टी के लिए नहीं देखा हो, इसलिए ये तस्वीर आप तक पहुंचाना जरूरी है। और ये भीड़ क्या कुछ कहती है ये तो 3 तारीख को पता चल ही जाएगा। राहुल गांधी ने इस दौरान जमकर हमला बोला, खासकर इन तीनों पार्टियों जिसमें बीजेपी, एमआईएम, एआईएमआईएम और सत्तारूढ़ बीआरएस जो पहले टीआरएस थी। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे थे, जरा थोड़ा कुछ चीजें रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि हम यहां लिख रहे हैं कि तेलंगाना बदल देगा देश का सियासी माहौल। क्यों लिख रहे हैं, क्यों अब आगे के सियासी तस्वीर, सियासी माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर आए उससे पहले कुछ चीजें रिकैप करना जरूरी है। आइए पहले इस भाषण को सुनते हैं, राहुल गांधी के एक भाषण के इस पार्ट को, इस अंश को सुनिए जरा। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, हमारी लड़ाई नफरत, हिंसा के खिलाफ लड़ाई है। नफरत और हिंसा नरेंद्र मोदी और आरएसएस फैला रहे। ये लोग जो हैं, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो केसीआर हो, ये बीजेपी की मदद करते हैं, देश में नफरत फैलाने लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको यहां से हटाना है। पहले बीजेपी आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी, हवा में हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई बीआरएस के साथ है। अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से यहां हमें जिताइए, सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं अपनी बात यहां रखते हुए नजर आ रहे हैं। कल यह आखिरी दिन और रोड शो करते हुए हैदराबाद में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ थे। आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे अब 5 राज्यों के, और उसके बाद 4 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो जाएगा। और इस सत्र में, इस शीतकालीन यानी विंटर सेशन में सियासी पारा कितना चढ़ता है ये भी इन नतीजों पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा ये 5 राज्य अब आगे लोकसभा की दिशा भी तय करेंगे। बीजेपी तो जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन को अभी से जैसे भुना रही है, उससे समझ आ रहा है कि उसके लिए लोकसभा चुनाव में फिर से राम का सहारा बचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तेलंगाना में भी सीधे जनता से न सिर्फ
इस वक्त यानी 2023 में विधानसभा चुनाव में जिताकर और कांग्रेस का शासन लाने की बात कर रहे हैं, बल्कि 2024 की भी तस्वीर सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी की एक दूसरी बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, जहां वो लोकसभा की भी बात कर रहे हैं, और यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चुनाव है ये न सिर्फ विधानसभा के चुनाव हैं बल्कि लोकसभा का रिहर्सल भी कह सकते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी के इस भाषण को। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम नेता, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बल्कि बीजेपी से भी, बीआरएस से भी, सबकी नजरें निगाहें जो हैं वो 2024 पर भी टिकी हुई हैं। इसलिए हम यहां लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तेलंगाना बदल देगा देश का सियासी माहौल। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस भाषण को सुनिए। मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं। तो दो लक्ष्य यहां रख रहे हैं राहुल गांधी जनता के सामने, और कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, केसीआर को हराना है, और उधर दिल्ली में उसके बाद जो है वो 2024 के चुनाव से पहले की बात ये कर रहे हैं राहुल गांधी अभी, क्योंकि 2023 है और 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है, उन्हें सत्ता से हटाना है। ये बात और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें अभी आप सुन रहे थे। तो अब राहुल गांधी इसके साथ साथ जब जैसे ही वहां चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है, राहुल गांधी सीधे पहुंच गए हैं वायनाड, और वायनाड पहुंच करके उन्होंने कहें तो अपने लोकसभा से ही उनकी वो लोकसभा संसद में वहीं से पहुंचे हैं, और वहाँ उस वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है इसलिए भी, और यहाँ वो जो है राहुल गांधी 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 4 दिन तक राहुल गांधी नहीं बल्कि 6 दिन तक रहने वाले हैं, कह सकते हैं 4 दिसंबर। आज तो 29 तारीख है, 29, 30, 1, 2, 3, 4, तो 6 दिन तक रहने वाले हैं, लगभग सप्ताह भर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में। पिछले 2-3 महीनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए राहुल गांधी ने अब वायनाड पहुंचकर दोस्तों बता दिया है कि उनका अगला लक्ष्य अब लोकसभा में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन करवाना है। राहुल ने पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरह ओबीसी, जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, उससे समझ आता है कि बीजेपी भले चुनाव को धर्म केंद्रित करना चाहे, लेकिन राहुल उसे मुद्दों पर लेकर आने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुद्दे
राहुल गांधी के सामने हैं, मुद्दे बीजेपी के सामने नहीं हैं। राहुल गांधी कुछ मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी राम मंदिर के सहारे अब अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या मुद्दे राम मंदिर पर हावी हो सकते हैं या राम मंदिर जो है वो मुद्दों पर हावी हो सकता है? बहुत सारी बातें, इन बातों का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जब तेलंगाना चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो चुनाव से पहले हालांकि वहां सोनिया गांधी पहुंच नहीं पाई। पहले कहा जा रहा था कि एक रैली सोनिया गांधी वहां जरूर करेंगी, क्योंकि एक अलग लगाव है तेलंगाना से। कैसा लगाव है ये आप सब जान चुके हैं। जब भी जरूरत पड़ी गांधी परिवार की तो तेलंगाना ने उसे याद किया, दिलो जान से याद किया। और जब भी तेलंगाना को गांधी परिवार की याद आई, जरूरत पड़ी, तो ये उनके सामने खड़े नजर आए। तो एक रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है इन गांधी परिवार और तेलंगाना का। उस हिसाब से भी तो सोनिया गांधी ने वोट से पहले कल शाम एक वीडियो जारी कर तेलंगाना की जो जनता है उससे अपील की कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ जिताइए। जरा सुन लेते हैं उसके एक छोटे से पार्ट को। सोनिया गांधी रैली में तो नहीं गई, लेकिन वीडियो जारी करके सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा है जरा उसको सुनिए। तेलंगाना की मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, नमस्कारम। मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेलंगाना माँ के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि दोराला तेलंगाना को हम सब प्रजाला तेलंगाना में बदल दें, आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दें। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया। मुझे माँ सम्मान माना। इस प्रेम और आदर के लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपके प्रति हमेशा के लिए समर्पित रहूंगी। तेलंगाना की अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, तेलंगाना के अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। कांग्रेस के लिए वोट करो। मार्पू कवाली, कांग्रेस रवली। जय तेलंगाना, जय हिंद। तो सुन रहे थे आप यहाँ सोनिया गांधी को, वो भी अपील करती हुई नजर आ रही थी। और कल वोटिंग है और जनता सोनिया गांधी की इस अपील को, राहुल गांधी के तमाम भाषणों को, रैलियों को और प्रियंका गांधी की मेहनत और तेलंगाना में तमाम दूसरे जो इनके साथी हैं उन सब की बात कितना सुनेगी, मानेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय हम चर्चा यही कर रहे हैं कि क्या तेलंगाना जो है वो बदल देगा देश का सियासी माहौल। इसलिए क्योंकि यहाँ से इसके बाद अब 2024 की तैयारी, और राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री जो हैं वो काफ़ी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और उनकी भ्रष्टाचार युक्त सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उसको हटाकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दीजिए, जहां लोगों का यानी प्रजाला सरकार चाहिए, दोराला सरकार नहीं चाहिए। और ये बात यहां कह रही हैं सोनिया गांधी भी। लेकिन इसके साथ साथ 2024 की कैसी तैयारियां और तेलंगाना का उसमें क्या रोल रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और दूसरे दलों के लिए भी। क्यों एक छोटा सा राज्य तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 10 साल पहले ही बना है, और उस राज्य की इतनी अहमियत कि देश की सियासी तस्वीर को राज्य बदल सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। अब सीधा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं।
शकील जी, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी के साथ कह रही है, और पहले राहुल गांधी भी कहते आए हैं और अब तो जिनसे भी बात कीजिए वो यही कहते हैं कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। एक इस मजबूती के कारण को आपसे समझना चाहता हूं, और फिर सेकंड राउंड में आएंगे हम तो चर्चा आगे जरूर बढ़ाएंगे। उसमें यह समझना चाहता हूं कि कैसे ये राज्य जो है वो सियासी तस्वीर को, माहौल को, 2024 के माहौल को बदलने जा रहा है। इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा कांग्रेस पार्टी का सूरत हाल आपके जरिए समझना चाहता हूं तेलंगाना में। देखिए राजीव जी, 2004 में जब सोनिया गांधी केंद्र में अपनी सरकार लाई थी, उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश जीता था, और आंध्र प्रदेश की जीत ने वो आधार तैयार किया था जिसके आधार पे सोनिया गांधी को 2004 में विजय मिली थी। और आज भी ठीक वही हालत है। कर्नाटक जीत के कांग्रेस तेलंगाना पहुंची है, और अगर वो तेलंगाना जीत गई तो इसका मतलब आप ये समझिए कि पूरा दक्खन फतेह। आंध्र एक राज्य बचेगा वहां पे खाली, और आंध्र जो है तेलंगाना का ही पार्ट रहा है, और वहां पे कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। वहां पे कांग्रेस अगर वापस आ गई तो उसके बाद दक्षिण में कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दल की सरकार नहीं हो। तमिलनाडु में वहां पे स्टालिन है, केरला में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है, एक बार ये एक बार वो बनते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे कर्नाटक में अपनी जड़ें जमा ली थी, और उसके बाद केसीआर और जगन रेड्डी के जरिए आंध्र और तेलंगाना में अपने आप को मजबूत कर लिया था, अब वो हट जाएगा। इसलिए दक्षिण जो है कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, और दक्षिण में ये तेलंगाना की विजय जो है ये सारे दरवाजे एक साथ खोल देगी। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा दक्षिण से ही शुरू की थी। उस समय बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि दक्षिण को कौन पूछता है, दक्षिण से क्यों। लेकिन आपने देखा कि उस दक्षिण से यात्रा शुरू करने का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने कर्नाटक जीता, और कर्नाटक ही जो है पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। कर्नाटक से ही कांग्रेस की जीत की कहानी शुरू हो रही है। इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है तेलंगाना जीतना, और आप सही लिख रहे हैं कि इससे पूरा का पूरा सियासी माहौल बदल जाएगा। अभी आपने सोनिया गांधी का वीडियो दिखाया और उनका जिक्र किया, क्योंकि सोनिया गांधी कुछ अपने स्वास्थ्य कारणों से वहां पे नहीं जा पाई, डॉक्टर की एडवाइस नहीं थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जाना चाहती थी, मगर उनके बेटे और बेटी ने बड़ी सख्ती से मना किया इस बात को लेकर कि आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो वो मान गई। लेकिन उनका जो वीडियो है वो इतना मार्मिक है, वो इतना दिल को छूने वाला है जो उन्होंने वहां पे भेजा है, और उसका निश्चित ही रूप से वहां पे असर हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि तेलंगाना की जीत को राहुल गांधी इतना अहम मान रहे हैं कि वो सीधा कह रहे हैं कि तेलंगाना की जीत का मतलब है कि 2024 में हम लोकसभा जीत जाएंगे। वो एकदम तेलंगाना में बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर मर्म पे हमला कर रहे हैं। उन्होंने चीजों को पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि दो ही चीजें हैं खाली, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब उसके वजह से बने हुए कारण हैं। एक नफरत, और नफरत से उपजी हिंसा। जी, अगर ये खत्म हो जाएगा तो बाकी सारी समस्याएं भी देश से खत्म हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं कि नफरत और हिंसा के नशे में डुबोकर आज बीजेपी जो है लोगों को कुछ भी सोचने नहीं दे रही है। इसलिए आपने बहुत सही लिखा है कि तेलंगाना की जीत से सियासी माहौल बदलेगा, और राहुल, प्रियंका और खड़गे जी ने वहां इसीलिए इतनी मेहनत करी है। आप देख रहे थे कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंगें तीनों नेता ले रहे थे, और सोनिया गांधी ने अपनी वीडियो अपील जारी की है। अपने जो चुनाव हो गए थे मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह को वहां ले गए, राजस्थान से गहलोत और सचिन पायलट को वहां ले गए। तो इसलिए कांग्रेस के लिए इस तेलंगाना का बहुत महत्व है। जी जी,
जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तेलंगाना का कितना महत्व है इस बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि इस देश के लिए, देश के सियासी माहौल कैसे बदल देगा ये तेलंगाना का चुनाव और इसका रिजल्ट, इस पे हम चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख में जो टक्कर है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच तो है, लेकिन कौन 19 है और कौन 20 है हम लोग तो देख के आ चुके हैं। पल पल की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा चुके हैं, आप सबने देखा है, समझा है, और जो साथी तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों से इस कार्यक्रम को देखते हैं वो उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बहुत सारे साथियों से वहां मुलाकात भी हुई और आप लोगों का प्यार मिलता है दोस्तों, आप लोग आते हैं, मिलते हैं, खासकर न्यूज़ पॉइंट में जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ आप पहुँच करके हमसे मुलाकात करते हैं। एक ठिकाना कम से कम न्यूज़ पॉइंट का कहीं ना कहीं बन ही जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम साथियों जिनसे कल परसों नरसों में मुलाकात हुई थी। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझूं कि आखिर कैसे देखते हैं आप तेलंगाना के इस चुनाव को, और कैसे ये चुनाव देश की तस्वीर को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर तेलंगाना का चुनाव। देखिए राजीव जी, जो आपका सवाल है कि तेलंगाना में किधर पड़ला झुका हुआ है और उसका संकेत किधर जाएगा, मुझे लग रहा है कि तेलंगाना के 3 बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव के निर्णायक के रूप में। पहला फैक्टर है वो है मुस्लिम मतदाता, जो 13% है वहां पे। एमआईएम जो पूरे भारत में मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करती है, वो सिर्फ वहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जो 110 सीटें हैं वो बीआरएस के लिए उसने छोड़ दिए हैं कि बीआरएस में वो मुस्लिम मतदाता चला जाए। और इसकी तरफ इशारा किया प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी। लेकिन वहां पर मुस्लिम मतदाता इस चाल को भांप चुका है, और राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तीनों लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो वो अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, वहां पर 17% के करीब दलित है। केसीआर जो हैट्रिक बनाने की उम्मीद में थे, लेकिन जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था और उन्होंने कहा था कि राज्य बनेगा तो पहला हम सीएम दलित को देंगे और पहला डिप्टी सीएम हम मुस्लिम बनाएंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। वो दलित बंधु योजना जरूर चला रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी वहां दलित मुद्दे की बात कर रहे हैं, दलितों के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, तो वही दलित मतदाता अब कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। एक तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है, वो है ओबीसी फैक्टर। नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हम ओबीसी सीएम बनाएंगे, वो अमित शाह ने भी कहा। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि 2% वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले आप तो ये तय कर लीजिए, और आप तो ओबीसी प्रेसिडेंट अमेरिका में भी बनाने लगेंगे, तो जब आपको वोट ही नहीं मिलेगा तो कहां से बनाए। तो और ओबीसी के एजेंडे पर राहुल गांधी जिस तरह से पिछले 6-7 महीने से बोल रहे हैं, वो भी शिफ्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस की तरफ। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है खुद केसीआर की एंटी इनकम्बेंसी का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार के आरोप। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से उन मुद्दों को उठाया है, बीजेपी चुनाव अगर लड़ती तो हो सकता था कि वोट थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाता, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक तो यह है कि तेलंगाना में स्थितियां कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकती हुई दिखाई पड़ रही है आज की तारीख में, और कल वो लंबी कतारें आपको बताएंगे कि वो किधर जा रहा है, हवा किधर बह रही है, जिसे राहुल गांधी ने तूफान बना दिया है। इसका क्या संकेत होगा देश की राजनीति पर, तो ये 2023 का आखिरी चुनाव है जी। और इसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी हर राजनीतिक दल करेगा। इंडिया अलायंस में भी अब नए ढंग से जान फूंकी जाएगी। अगर इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है, तो एक तो इंडिया अलायंस में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी, फिर उस पर कोई इफबट नहीं रहेगा। दक्षिण भारत को कांग्रेस पार्टी जो उसका पहले से भी मजबूत गढ़ रहा है, और मैं आपके
चैनल पर पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी समूचे भारत के नेता हैं, जबकि नरेंद्र मोदी केवल और केवल उत्तर भारत के नेता हैं। तो जो दक्षिण भारत से मैंडेट मिलेगा, तेलंगाना के जरिए कर्नाटक जीत चुके हैं, उसकी हवा उत्तर भारत की तरफ जाएगी और वहां पर जो बदलाव की बयार बह रही है उसके साथ वो मिलेगी। और जब ये दोनों हवाएं मिलेंगी, वो जो दक्षिण भारत की ये पछुआ, तो फिर वो गुजराती लॉबी को थोड़ा पश्चिम की तरफ धकेलेगी कि मोदी जी की विदाई हो दिल्ली से और वो गुजरात पहुंचे। ये बदलते वक्त में ये हवा का रुख दिखाई पड़ रहा, हवा की दिशा दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए तेलंगाना के इसका राजनीति का, तेलंगाना के चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा यही रोल होने जा रहा है कि उससे हवा तय होने वाली है कि वो इधर मिलेगी जब उत्तर भारत की तरफ, तो फिर वो किधर लेकर के जाएगी देश की दिशा को। जी राजीव जी बिल्कुल, देश की दिशा किधर जाएगी और खासकर तेलंगाना चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना अहम है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल है तेलंगाना में मतदान, वोटिंग, और वोटिंग के बाद 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को सबको इंतजार रहेगा इस तारीख का, इसलिए क्योंकि उसी दिन रिजल्ट आना है। उससे पहले कल शाम 5 बजे से हम आप तक पहुंचाएंगे एग्जिट पोल, 5 राज्यों का एग्जिट पोल हम आपको कल शाम 5 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे। और सुबह हर चुनाव में जैसे हम करते आए हैं, जनमत में आप सुबह सुबह देखिए, सुबह 10 बजे विशेष शो जिसमें हम आपको पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे चल रही है वोटिंग। कल तेलंगाना पे चर्चा होगी, ज़रूर सुबह 10 बजे जुड़िए, फिर शाम 5 बजे और उसके बाद फिर लगातार 5 बजे से हम जुड़े रहेंगे। न्यूज़ पॉइंट भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे देखती हैं आप तेलंगाना के इस चुनाव को? पहले जरा यही समझना चाहता हूं आपसे, फिर उसके बाद ये कैसे बदल सकता है ये तेलंगाना का चुनाव, देश का सियासी माहौल, जरा इस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, जो भी तस्वीरें आ रही हैं और आपके प्रोग्राम में 3-4 दिन आपने कवर किया, तो वो सब दिखा रही है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है वहां, ऐसा लगता है ना में। तो उससे उम्मीद तो यही बनती है कि कांग्रेस की सरकार वहां बनने की काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब इसमें जो राज्य है जिसमें अभी बात हो रही है कि भाई ये क्या अंतर लाएगा देश की राजनीति में। देखिए, ये जो तेलंगाना जो राज्य है, आपने महसूस भी किया होगा, वहाँ गंगा जमुनी जो संस्कृति नॉर्थ इंडिया की, उसकी थोड़ा सा असर है वहां पे। आप भाषा के को लेके भी आपने हैदराबाद में महसूस किया होगा कि जो वहां की जो दखनी हिंदी जिसको बोलते हैं, उस तरह की हिंदी वहां बोली जाती है। और जो वहां सरकार भी है, जो केसीआर की सरकार है, उसमें भी AMIM बोलते हैं जिसको, उसकी भागीदारी रही है। तो जो एक समुदाय विशेष के प्रति, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति वहां शत्रुता का भाव नहीं है। तो जिस राज्य में शत्रुता का भाव वहां नहीं है, तो वहां पे भाजपा की नफरत की राजनीति तो ऑब्वियसली चलनी नहीं थी। उन्होंने काफी कोशिश की, काफी हाथ पैर मारे, बहुत पैसा भी खर्च किया, और मोदी जी बहुत लगातार जाते रहे तेलंगाना, तरह तरह से उन्होंने कोशिशें की पैकेज देने की या कोई नई योजनाओं का उद्घाटन और इस तरीके से करके, लेकिन वो उनको सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने हार मान ली, और उन्होंने हार मानते भी उन्होंने अपना अध्यक्ष भी बदला, प्रदेश का अध्यक्ष भी बदला, जो कि बंडी संजय कुमार, जो कि काफी फायर ब्रांड उनके लीडर होते थे, उनको भी उन्होंने बदल दिया और उसके जगह वो किशन रेड्डी को वहां ले गए, उनको उन्होंने डाला। प्रोबेबली उन्होंने शायद रेवंत रेड्डी के काट में डाला होगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रभाव रेड्डी समुदाय पे काफी है। जो अविभाजित जो तेलंगाना था, उसमें अविभाजित जो आंध्र प्रदेश था, उसका मुख्यमंत्री हुए, उसमें से करीब अगर मैं सही हूं तो 8 मुख्यमंत्री रेड्डी हुए हैं। तो शायद बीजेपी ने यही समझ के कि भाई रेड्डी समुदाय से इनका है चीफ, तो हमें भी अपना रेड्डी समुदाय से चीफ लेना चाहिए, तो शायद कुछ वोटों में हमारी तरफ सरक के आए कुछ रेड्डी वोट। तो शायद अभी जो लगता है कि उसमें सफलता उनको नहीं मिली है, बीजेपी ने हाथ डाल दिए हैं, और शायद जो हथियार डाले हैं बीजेपी ने, वो शायद केसीआर को समर्थन देने के लिए डाले हैं। प्रोबेबली वो चाहते हैं कि हम फील्ड से हटें, तो हमारा जो वोट है
वो केसीआर की तरफ जाए ताकि कांग्रेस को हराने में मदद मिले। देखिए, कांग्रेस की तेलंगाना में पहुंचने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, जीत जाती है सरकार, तो एक ऐसी सरकार होगी कि जिसमें कभी कांग्रेस ने सरकार बनाई ही नहीं, ऐसा राज्य होगा वो। हालांकि अविभाजित आंध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जब से तेलंगाना बना वहां केसीआर की पार्टी टीआरएस, जिसको बीआरएस कहते हैं अभी, वो ही सत्ता पे काबिज रही है। तो कांग्रेस की कर्नाटक के बाद ये दूसरा कांग्रेस का वहां पे जीत होगी। और ये दोनों राज्य मेरे हिसाब से एक गेटवे हैं साउथ में घुसने के लिए, इधर कर्नाटक वेस्ट में और ईस्ट में तेलंगाना। तो दोनों राज्यों से कांग्रेस की जो एंट्री होगी तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट डेफिनेटली सराउंडिंग राज्यों में उसका पड़ेगा। जो उनके आसपास साउथ के राज्य हैं उसमें रह जाते हैं, आपका बचता है आंध्र प्रदेश, बचता है तेलंगाना, तमिलनाडु बचता है, केरला बचता है। तो उसमें कांग्रेस को मदद मिलेगी और आंध्र प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश का असर पड़ेगा तो वो असर 2024 के चुनावों में भी दिखाई दे। जो तेलंगाना की जो जीत है वास्तव में कांग्रेस के लिए अहमियत है, और जो उसकी सूची है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, कि जो कांग्रेस शासित प्रदेशों को लेके उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और साउथ में कांग्रेस की एंट्री होना बहुत जरूरी था, जो कि कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। और मैं मानती हूं कि अब ये जो दूसरा राज्य तेलंगाना आएगा, ये अनदर फीदर इन द कैप ऑफ राहुल गांधी होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाने में। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं और शुरुआती दिनों से मीनू जी इस पर अपनी बात रखती आई हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, कई लोग कहते थे उस समय कि भारत जोड़ो यात्रा पता नहीं राहुल गांधी इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले होते हुए 4000 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसको नाप दिया और आज परिस्थितियां बदल दी हैं राहुल गांधी की इस पद यात्रा ने। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। भारत जोड़ो यात्रा यहां से भी गुजरी थी, यानी तेलंगाना से भी गुजरी थी। तेलंगाना से आज ही लौट के आ रहे हैं हम लोग, और आपसे भी जरा समझना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना बदल देगा देश का सियासी माहौल? जी बिल्कुल बदलेगा। और 2-3 बातें मैं जरा बुलेट पॉइंट्स में रखूं। एक तो बीजेपी वहां क्यों गई है। बीजेपी को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कुछ भी अच्छा कर ले कि तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। बीजेपी का जनता के सामने एमआईएम से टाई अप नहीं हो सकता सरकार बनाने का। बीजेपी का जनता के सामने सरेआम बीआरएस के साथ मिलजुल के सरकार नहीं बन सकती, दोनों को नुकसान होगा। तो बीजेपी क्या करने गई है? बीजेपी तेलंगाना में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ गई है कि किसी न किसी प्रकार वहां कांग्रेस की सरकार न बन पाए। ये बीजेपी की पूरी तेलंगाना की स्ट्रेटजी का सार है। अब उसमें गड़बड़ कहाँ हो गई? एक तो बीजेपी पैकेज लेके गई है यहां से हिंदू मुस्लिम बुलडोजर लेके गए योगी आदित्यनाथ, हिंदू मुसलमान का पैकेज लेके गए। मोदी साहब ने भी ऐसी स्पीच दी, बाकी बीजेपी के नेताओं ने भी हिंदू मुसलमान पिच पे तेलंगाना का चुनाव खेला। मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी समर्थित मीडिया है इसकी जरा कम समझदारी तेलंगाना के बारे में, इसका नुकसान बीजेपी को हो गया। राजीव जी आप भी थे वहां पे, हम भी थे, और हम लोगों ने तेलंगाना को समझा लोगों के जरिए। हैदराबाद की पॉलिटिक्स और हैदराबाद के बाहर की पॉलिटिक्स बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। हैदराबाद में अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को कोई सफलता मिल गई थी, उसका कोई मतलब तेलंगाना में बड़े व्यापक समर्थन का नहीं है जी। हैदराबाद में हिंदू मुसलमान कार्ड चल जाता है। हैदराबाद में ओवैसी का दबदबा है, ओवैसी जो चाहते हैं वो हो जाता है। ओवैसी के डर बोलते भी नहीं, हम लोग ये तजुर्बा भी कर चुके हैं वहां पे। तो ओवैसी का हैदराबाद है, और ओवैसी साहब जो बीजेपी को कोई एक सीट की उम्मीद वहां से पक्के तौर पे है, वो है गोशा महल
जहां से बीजेपी के बहुत बदनाम नेता जो सस्पेंड भी हुए थे सांप्रदायिक बयानों को लेकर, वो टी राजा सिंह, उनको वॉकओवर दे रहा है एमआईएम, ओवैसी की पार्टी। वहां पे कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया है। तो ये पार्टनरशिप तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, दूसरा पॉइंट ये है राजीव जी की कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया था तेलंगाना के बॉर्डर में जो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के हैं, और वहां पे जनता दल एस को बड़ी हार जो है वो मिली थी, और 41 में से 25 सीटें तेलंगाना से लगने वाले कर्नाटका को कांग्रेस को मिल गई थी। यहीं से तेलंगाना की इलेक्शन की रणनीति, तेलंगाना के इलेक्शन का रिजल्ट, आउटकम आना तय हो गया था, जब कांग्रेस को कर्नाटक में तेलंगाना से मिलने वाले बॉर्डर के असेंबली सेगमेंट्स में जीत हासिल हुई थी। और यही अब भी है कि जो कर्नाटक से लगने वाला बॉर्डर है तेलंगाना का, वहां की सीटों पर कर्नाटक की सरकार की गारंटी, कर्नाटक का असर पूरी तरीके से आएगा। और तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की मदद कर दी पहली बार, कि ऐन वक्त पे उनके होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने मनी ट्रांसफर रोक दिया। जो 5,000 रुपए मनी ट्रांसफर होता, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता किसानों को जी, वो 29 तारीख को करने जा रहे थे, करने आज यानी, तो यानी जब किसान वहां पे लाइन में लगा होता, तब उसके मोबाइल फोन 5,000 रुपए ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आ रहा होता। यही 2018 में हुआ था राजीव जी, और जिसका कारण था कि उनको बड़ा समर्थन मिल गया था। इस बार वो रुक गया। और अब दूसरी चीज ये कि जो सोनिया गांधी का स्पीच है, जो कांग्रेस का प्रचार है, वो दोराला कांग्रेस और दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना। जरा मैं इसका भी अंतर बता दूं, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का मामला है, वो मामला राजीव जी केवल 1 एकड़ से ऊपर के किसानों का है, जिनके पास 1 एकड़ से ऊपर की जमीन है। यही तेलंगाना में बीआरएस का स्ट्रांग होल्ड है और बैकबोन है उनका समर्थन का। उसको ये मनी ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन के जरिए रुक गया। अब जिनके पास लैंडलेस किसान है, जिसमें ज्यादातर बड़ी संख्या, बहुमत जो है वो ओबीसी का है, वो 68% है। इसी तरीके से दलित और माइनॉरिटीज और बाकी किसान है जो लैंडलेस है। कांग्रेस की स्कीम जो है वो लैंडलेस किसानों के लिए भी है, उन किसानों के लिए भी है मनी ट्रांसफर की जो टीनेंट किसान है, किराए पर जो जमीन जोतते हैं, जिसको उत्तर भारत में बटाई के खेती कहते हैं। तो ये एक बड़ा असर जो है वहां पे हो रहा है गांव के स्तर पे। दूसरा, शहरों के स्तर पे हमने खुद देखा, राजीव जी आप भी साथ में थे, हम उन जगहों पे गए जो बीआरएस के स्ट्रांग होल्ड है, और वहां पे हमने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेंटीमेंट देखा, खासकर गरीब जनता में। ऑटो चलाने वालों से, मजदूरों से, सड़क पर चलते हुए गरीब लोगों से हमने बात की, और वहां हमने कांग्रेस का जो है वो बड़ा भारी इम्पैक्ट देखा है। और मुझको लगता है कि ये 3-4 चीजें कांग्रेस के पक्ष में चीजों को ले जाएंगी, और हम चौंकाने वाले रिजल्ट हो सकता है कि तेलंगाना से देखें। जी, चौंकाने वाले रिजल्ट हम देखेंगे 3 तारीख को, खासकर तेलंगाना से। और अगर ऐसा होता है तो फिर देश की सियासी तस्वीर क्या बदल जाएगी, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा चलते हैं सीधे। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ यहां पर हमारे तमाम साथी रख चुके हैं, आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना की तस्वीर, तेलंगाना का जो रिजल्ट होगा वो देश की सियासी को बदलने लायक होगा। क्या लगता है आपको कि यहां से कुछ अलग तस्वीर नजर आएगी जब तेलंगाना में अगर कल को
जैसी बात अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, जैसी रिपोर्ट्स हम लोग दिखा चुके हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर भी कि अगर वहां कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर आगे का देश का जो सियासी माहौल है, देश की सियासी तस्वीर किस दिशा में देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। तेलंगाना का चुनाव ये पहला चुनाव होगा जो अभी तक राजनीतिक सर्वेक्षण आ रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक विमर्श है जिसमें कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल को हराएगी। अगर ये पहली बार होगा जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है 2014 से, या किसी भी राज्य में अगर क्षेत्रीय दलों को हराया है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हराया है। कांग्रेस उस जगह नहीं ले पाई, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे असम में असम गण परिषद जैसी दल हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पेस को भरा है। लेकिन ये पहला राज्य बनेगा अगर अब जो अभी संकेत मिल रहे हैं जिसमें किसी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस हराएगी और उसका विकल्प बनकर के उभरेगी। जब ये तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था और उस समय अगर हम लोग घटनाओं को जिस तरीके से फॉलो अप कर रहे थे, लोकसभा में मैंने चंद्रशेखर राव को कई बार सुना। मेरा अपना मानना यह था कि जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो मैं केसीआर साहब के लोकसभा में भाषणों को याद करके मुझे लगता था कि ये सालों साल सरकार चलेगी, क्योंकि जो प्रो पीपल ये बात करते थे, जिस तरीके से जातीय समीकरण साधने की बात करते थे केसीआर साहब, उससे नहीं लगता था कि किसी तरह से, और आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी जिसने एक राज्य बनाने के लिए बाकायदे 2001 से आंदोलन कर रही थी और कांग्रेस से इस आंदोलन को उन्होंने छीना था। तेलंगाना बनाने के अगर आंदोलन को आप देखें, 1969 में एम चिन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा परिषद बनाकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी और कालांतर में आगे चल के वो पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो गई और सभी उसके नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2001 में केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाकर के इस आंदोलन को बढ़ाया और 2009 का जो उनका आमरण अनशन था उसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन सत्ता में आने के बाद, मैंने खासतौर से 2018 में जब चुनाव जीत करके आए, 2014 का चुनाव तो संयुक्त आंध्र प्रदेश का चुनाव था। उस चुनाव में तेलंगाना के इलाके में सर्वाधिक सीटें मिली थी तेलंगाना राष्ट्र समिति को और वो सत्ता में आ गई थी जब ये राज्य बना। लेकिन 2018 का जब चुनाव हुआ, 2018 के चुनाव में इनकी सीटों की संख्या भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी, मत प्रतिशत भी बढ़ा और कांग्रेस की सीटों की संख्या कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या भी कम हो गई। केवल एमआईएम एक ऐसी पार्टी थी जो अपने सीटों की संख्या बरकरार रखी और अपना जन समर्थन भी बरकरार रखा था। 7 के 7 सीटें 2014 में थी और 7 ही सीटें 2018 में थी। लेकिन 2018 का जो दौर शुरू हुआ है जिसमें सरकार सिरे से गायब हो गई, माने सरकार की विजिबिलिटी खत्म हो गई। जिन दलितों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों के, बेरोजगारों के हितों की बात करते थे केसीआर साहब, वह किनारे हो गए। इन्होंने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। जिस परिवारवाद को लेकर के केसीआर साहब बहुत हमलावर थे, वह पूरा का पूरा मुद्दा हावी हो गया और उसका कोई प्रतिकार केसीआर साहब नहीं कर पाए। लोगों को 2019 के चुनाव में यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी केसीआर साहब का विकल्प बन जाएगी जब उसको 4 लोकसभा की सीटें मिली और हैदराबाद बृहत नगर निगम के चुनाव में 48 सीटें मिली। लेकिन इसकी एक वजह थी, जब नगर निगम हैदराबाद का चुनाव हो रहा था उस समय हैदराबाद में बाढ़ थी और बाढ़ के दौरान राहत और बचाव के कार्यों में लापरवाही को लेकर के बीआरएस सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। कांग्रेस का संगठन वहां नहीं था, कांग्रेस दिख नहीं रही थी कहीं और उस तरह से आक्रामक नहीं थी जो आज है। लोगों ने बीआरएस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना और हैदराबाद नगर निगम में उसको 48 सीटें दी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले गए, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी की निकटता लोगों को दिखाई पड़ने लगी। संसद में जो कार्रवाई हुई, जो जितने भी विवादास्पद बिल पास हुए, उन सभी बिलों में बीआरएस ने साथ दिया बीजेपी का। इसका डाउन द लाइन एक मैसेज यह गया कि बीजेपी बीआरएस का विकल्प नहीं हो सकती है, उसके साथ मिली हुई है। जो हैदराबाद में अल्पसंख्यकों के साथ भी जो बीआरएस की सरकार ने किया कि केवल एमआईएम को छोड़ करके जितने भी अल्पसंख्यकों के इदारे थे उनके साथ बीआरएस सरकार ने दूरी बना ली। किसी के साथ कोई इनका संपर्क नहीं रहा, चाहे जमीयत रही हो, चाहे कोई भी इदारा रहा हो, उसके साथ इनकी दूरी बन गई। तो जो अल्पसंख्यक एमआईएम का साथ था
उसकी तो थोड़ी बहुत संपर्क बने रहे बीआरएस के साथ, बाकी सभी की दूरी खत्म हो गई। और जो बीजेपी से नाराज होकर के बीआरएस के साथ जाना चाहते थे, वह बीआरएस और बीजेपी के नजदीकी के कारण उनका स्वाभाविक विकल्प बनता चला गया कांग्रेस। कांग्रेस ने मुद्दों को लेकर के राजनीति शुरू कर दी। पहला तो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आप याद कीजिए, अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ी दमदारी के साथ इस मुद्दे को उठाया था और वह उनकी आक्रामकता बढ़ती चली गई। कांग्रेस ने अपने संगठन को भी समेटा। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे गई और रमन्ना रेड्डी को साथ ला करके अपने संगठन को भी समेटा, और जो बिखराव संगठन में हो रहा था उसको भी साथ लाने की कोशिश की और एक मजबूत पार्टी के लेकर के पिछले 8-9 महीने से पूरे राज्य में सक्रिय हो गई। सर, अपने संगठन को मजबूत करना, भ्रष्टाचार, दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ के प्रति लापरवाही, सरकार की पूरी तरह से अदृश्य हो जाना, परिवारवाद को बढ़ावा देना और परिवार में भ्रष्टाचार को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देना, किसानों की अवहेलना, भूमिहीन किसानों की अवहेलना और अल्पसंख्यकों की अवहेलना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी पूरे राज्य में एक अपने पक्ष में जनमत बनाती नजर आई, कांग्रेस जनमत बनाती नजर आई और लोगों ने उसका साथ दिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हुआ जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हैदराबाद में जो राहुल गांधी की रैली थी, उसमें उपस्थित जनसमुदाय, अगर आप याद कीजिए उस संख्या को, और वह एक ऐसी जनसंख्या थी जो रिस्पॉन्ड कर रही थी राहुल गांधी को। उस पूरे के पूरे वीडियो कर अगर आप देखिए और आप जा रहे तो वहां उपस्थित लोग राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनके बातों के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे थे। और कर्नाटक के चुनाव के जस्ट बाद प्रियंका गांधी की रैली हुई तेलंगाना में, और तेलंगाना से सटे हुए जो कर्नाटक के जिले थे तेलुगु भाषी, वहां कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिला। तो कांग्रेस ने एक अपनी ताकत वहां बना ली। कर्नाटक के जीतने के बाद तेलंगाना में जिस तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत बटोरी है, कर्नाटक के नेताओं ने को जिस तरीके से पार्टी ने लगाया है अपने जन समर्थन को हासिल करने के लिए, आज स्थिति यह है कि 6 महीने पहले जो ये कहा जाता था तक केसीआर तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, आज अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया लोकपोल का, उसमें 72 से 74 सीटें बताई जा रही हैं कांग्रेस के पाने की। 30 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है बीआरएस। हालांकि वो जो उनका जो पोल सैंपल है वह 12,000 के आसपास है, लेकिन इनका जो पहले का पोल सैंपल रहा है वह करीब 65,000-67,000 के आसपास रहा है। और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो, जिसका सर्वेक्षण कर्नाटक के चुनाव में काफी सफल रहा था, 100% सही साबित हुआ। तो जो राजनीतिक स्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब स्थिति यह हो गई कि वह यह राजनीति करने लगी है कि बीजेपी हारे चाहे जीते, कांग्रेस न जीतने पाए। यह नकारात्मक राजनीति का बीजेपी के खिलाफ जाता है, और बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम, इन तीनों को एक कैटेगरी में रख करके कांग्रेस ने गैर भाजपा, गैर बीआरएस, गैर एमआईएम, इन तीनों मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है वो, और यह लोगों को बताने में सफल रही है कि वह बीजेपी और बीआरएस दोनों के विकल्प के रूप में लोगों के सामने मौजूद है। तेलंगाना का चुनाव इस मामले महत्वपूर्ण होगा कि राज्य बनने के बाद ये पहला राज्य होगा जिसमें कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल को हराएगी, बीजेपी को किनारे करेगी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले एक राजनीतिक दल को भी परास्त करेगी। इस कारण से पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बदलेगा, और पूरे न केवल दक्षिण का तो कर्नाटक की सीट जीत करके और तमिलनाडु में एक अच्छा गठबंधन बना करके सरकार कांग्रेस से बहुत जबरदस्त संदेश दिया है, लेकिन राष्ट्रव्यापी इसका असर जी बिल्कुल, राष्ट्रव्यापी असर इसका देखने को मिलेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको क्या कुछ दिखाई देता है तेलंगाना से? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि तेलंगाना जो है वास्तव में कोई इतिहास रचने जा रहा है, और तेलंगाना से देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। वहाँ से शुरुआत एक बड़े परिवर्तन की तेलंगाना से हो सकती है। कुल मिलाकर के अभी जो खबरें हैं और जिस तरीके से हम लोगों की वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट आई, आप और प्रशांत जी और हमारी टीम पूरी थी वो सब थी तेलंगाना में, वहाँ से जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं और बाकी जो मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन सबको अगर मिलाकर के कलेक्टिव रूप से अगर देखा जाए राजीव जी, तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस एक जबरदस्त लहर जो है कांग्रेस की वहाँ देखी जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त वहाँ नुकसान देखा जा सकता है, बीआरएस को भी वहाँ जबरदस्त नुकसान है।
दूसरा कारण राजीव जी मुझे लगता है जो कांग्रेस को बढ़त वहां हो रही, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां प्रहार किए बीआरएस, एएमआईएम और बीजेपी के तीनों के गठजोड़ को लेकर के, उसका भी एक वहां जो है काफी ज्यादा असर वहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से वहां जाकर के इंदम्मा को लेकर के प्रियंका गांधी ने वहां बातें की और राहुल गांधी ने जाकर के वहां बातें की, उसका भी एक असर जो मुझे लगता है कि वहां लौट करके आ रहा है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक महिला आई थी और राहुल गांधी को उसने अपने खेत का खीरा दिया था और कहा था कि ये मेरे खेत का जो है इंदिरा गांधी ने हमको पट्टे आवंटित किए थे। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो रिकॉल जो है वहां के लोगों का वो होने लगी हैं। असल में तेलंगाना जब बना था तो वो दिमाग में लोगों की यही था कि तेलंगाना जब अलग राज्य बनेगा तो वहाँ किसानों की जो मांगे हैं, भूमिहीनों की जो मांगे हैं, उसको लेकर के वहां कुछ सुधार होंगे। केसीआर ने वहां तेलंगाना आंदोलन की भावनाओं का दोहन तो किया, लेकिन जो तेलंगाना राज्य के निर्माण के पीछे जो भावना थी उसको किसी भी तरीके से केसीआर ने उस भावना को पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए भी वहां नाराजगी जो है केसीआर से जो है काफी ज्यादा लोगों की बढ़ी है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें थी कि तेलंगाना जिस ख्वाब के साथ बना था वो ख्वाब जो है वो नई सरकार जब बनेगी और तेलंगाना की सरकार होगी, और ये तो टीआरएस ही थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति थे, तो इनकी सरकार जब है तो तेलंगाना के लिए कुछ काम करेंगे। हुआ ये राजीव जी कि तेलंगाना का काम करना तो भूल गए केसीआर, तेलंगाना राष्ट्र समिति बदल के अब वो बीआरएस हो गई, भारत राष्ट्र समिति हो गई, यानी तेलंगाना का ही जो मूल भावना थी वही आपने थी वो त्याग दी। तो जो कहावत है कि दुबे जी जो थे वो 24 जी जो थे वो 26 बनने चले और दुबे बन के लौटे, मुझे लगता है ये कहावत सीधी सीधी जो है वो केसीआर के ऊपर लागू हो रही है कि केसीआर जो थे वो तेलंगाना छोड़ के भारत पे कब्जा करने के लिए चले थे और जो वो हाथ से तेलंगाना भी जा रहा है। दूसरी बात राजीव जी, जिस तरीके से वहां जाकर के जब इंदिरा अम्मा की बात शुरू हुई, केसीआर ने पलट के जिस तरीके से इंदिरा गांधी के राज को लेकर के पलटवार किया, मुझे लगता है वो बूमरैंग जो था के लिए कर गया। आपको याद होगा शायद, मुझे लगता है 2020 की बात है, इन्हीं इंदिरा गांधी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त खरीदी थी और कहा था इंदिरा गांधी ने ये काम किए थे, इंदिरा गांधी ने वो काम किए, तमाम सारी बातें होती वो की थी। और आपको याद होगा कि ये यही केसीआर थे जो पीवी नरसिम्हा राव की जयंती जो थे वो मनवा रहे थे तेलंगाना में। तो आप जो है जब ये सारे काम करने के बाद और फिर आप अगर इंदम्मा के ऊपर हमला करेंगे, अगर आप राहुल गांधी के ऊपर हमला करते वो एक बार को स्वीकार हो जाता, आप प्रियंका गांधी के ऊपर करते वो चल जाता, आप रेवंत रेड्डी के ऊपर करते वो चल जाता, लेकिन आपने उस इंदम्मा के ऊपर जो था वो प्रहार कर दिया, जो इंदम्मा जो है वो आंध्र और तेलंगाना के लोगों के दिलों में बसती है। मुझे लगता है कि ये जो है काफी जो है बूमरैंग जो है वो किया है केसीआर के लिए, और केसीआर इसका जबरदस्त खमियाजा जो है इस चुनाव में भुगतने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो सारी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये बहुत से मुद्दे हैं और उन मुद्दों को जिस तरीके से वहां उठाया गया है वो सारे मुद्दे जो हैं कांग्रेस ने वहां संबोधित किया है, पुरानी बातों को भी लेकर के आए हैं, नए वायदे भी किए हैं, केसीआर के जो भ्रष्टाचार की कहानी है उनको भी सामने लेकर के आए हैं। ये भी वहां कहा गया है कि भाई केसीआर के यहाँ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जारी है, जबकि उनके ऊपर नाम आ गया था वहां दिल्ली लिकर केस में। भाई जिस केस में मनीष सिसोदिया जेल में है, जिस केस में संजय सिंह जेल में है, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं, उसमें के कविता का नाम आने के बावजूद वो बाहर क्यों है? तो ये सवाल तो एकदम सोचना शुरू होंगे ना। तो लोगों को ये बात जो थी क्लिक कर गई एक तरीके से कि बिल्कुल सही है कि सारे जो है इन्होंने कानून जो है वो पास करवाए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, और इसीलिए इनके भ्रष्टाचार को जो भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। और उधर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जाकर के कहा कि साहब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, ये जो था वो प्रधानमंत्री ने जाकर के एक तरीके से मोहर लगा दी। दूसरी बात राजीव जी ये कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में कुछ जीत गई थी सीटें, तो नगर निगम में सीटें जीत जाने से किसी भी राज्य की सरकार नहीं बन जाती। आपको याद होगा कि 2012 का शिमला नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शिमला का महापौर उप महापौर का चुनाव जीत गई थी, तो क्या सरकार बन गई वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की? तो आप अगर वहां सीटें जीत गए किन्हीं परिस्थितियों में स्थानीय चुनाव जो है, तो आप वहां सरकार बना लेंगे। मुझे लगता है ये ख्वाब पालना जो किसी भी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, किसी के लिए भी जो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जरा डॉक्टर दीपक पासपोर जी, आपके विचार भी सुनना चाहता हूं। अगर तेलंगाना का चुनाव और उसमें कांग्रेस जिस मजबूती के साथ बताया जा रहा है कि लड़ती नजर आ रही है, और ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर देश के माहौल को किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? राजीव जी देखिए, अगर हम 2018 की फिगर्स देखें तो लगभग 20% का गैप रहा है इन बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। बीआरएस को लगभग 47% वोट मिले थे
और इनको लगभग 24-25 के आसपास 24-25% के आसपास कांग्रेस को। जिस समय चुनाव शुरू हुआ था उस समय ये गैप बहुत ज्यादा लग रहा था। जिस हिसाब से जो विजुअली जो दिख रहा है सड़कों पर, जो कुछ सर्वे वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या की तरह आप देखिए उमड़ कर आ रहे हैं। देखिए बीआरएस के पास सत्ता है, उसको बड़ी रैलियां करना उसके लिए बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत है, उसके लिए भी बड़े बड़े रोड शो करना आसान है। लेकिन कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, इस परिवार ने मतलब राहुल ने, प्रियंका ने और आज सोनिया गांधी की वीडियो ने एक पर्सनल टच दिया है और तेलंगाना के लोगों को बताया है। और मुझे लगता है कि केवल तेलंगाना नहीं, इस समय संपूर्ण दक्षिण एक तरह से परिवार के प्रति उन्नाव रहा है। और समय पर उन्होंने जो मदद दीपक जी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको रोक रहा हूं और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, अब यहां से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं शकील जी कि अगर ये चुनाव कांग्रेस जीत जाती है शकील जी, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, एक बात जो सुनने को मिली हम लोगों को, इसकी चर्चा वहां से भी हम लोग कर चुके हैं कि लोग वहां अब राहुल गांधी की चर्चा करने लगे हैं। लोग राहुल गांधी को दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये बात कई लोग कह रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे में राहुल गांधी जो अभी भाषण दे रहे थे, जिसका एक अंश आपको सुनाया, और उस अंश पे ध्यान दीजिए, उस पार्ट पे ध्यान दीजिए, तो साफ कह रहे हैं कि तेलंगाना की सरकार को बदलो, दोराला से प्रजाला की सरकार बनाओ, और दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता और यहाँ की सत्ता दोनों मिलीजुली है और इसको एक्सपोज कर रहे हैं, और वहाँ यानी कि केंद्र से नरेंद्र मोदी को भी हटाओ। यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की बात भी और साथ साथ इंडिया गठबंधन की बात भी, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर के थोड़ा सा हमारे अन्य साथियों ने भी चर्चा की है और खासकर सुनील शुक्ला जी इस पर अपनी बात रख रहे थे। जरा आपसे समझूं कि कैसे देखा जाए, अगर परिस्थितियां वह उस दिशा में जाती हैं तो, नहीं जाती हैं तब भी क्या कुछ हो सकता है? देखिए राजीव जी, परिस्थितियां कैसी बदल रही हैं इन्हें हम एक दो छोटे उदाहरणों से देखें। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तरकाशी में टनल से निकाले हुए मजदूर हैं उनसे फोन पर बात की, और जब उन्होंने उनसे बात करी, दो मजदूरों से बात करी, वो क्या कह रहे थे? उन मजदूरों ने जो मैसेज दिया है वो पूरे देश को दिया है, क्योंकि पीएम से बात कर रहे थे और सबने वो सुना। उन मजदूरों ने कहा कि हम लोग वहां 17 दिन तक सब मिलजुल कर रहे और इसीलिए हमारा उत्साह वहां पे बना रहा, हमारी जिजीविषा बनी रही। साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में घूमते थे। मिलजुल कर रहने का जो संदेश मजदूर दे रहा है वो पूरे देश का संदेश है, और प्रधानमंत्री उसको बैठ के सुन रहे थे। तो ये एक संदेश है कि इस देश में जो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, ये राहुल गांधी का उस नफरत के खिलाफ अभियान का ही एक है। एक दूसरी बात देखिए कि राहुल गांधी के ताकतवर होने से, सक्रिय होने से किस तरह चीजों में फर्क पड़ा है। 5 राज्यों के चुनाव थे, हर राज्य में अलग अलग तरह से हुए। मध्य प्रदेश में काफी हिंसा की घटनाएं आपने सुनी, और उसके बाद एक घटना आपने सुनी कि मध्य प्रदेश के एक जिले बालाघाट में जो है, जो बैलेट पेपर के बक्से हैं वो खोल लिए गए। तो वहां पे पहले बीजेपी ने इसको दबाने की कोशिश करी, मीडिया के जरिए यहां तक कहलवा दिया, और उसमें कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो अपने आप को बड़ा स्वतंत्र कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं था, ये बैलेट पेपर खोले जा सकते थे, इनको हम तरतीब से लगा रहे थे। लेकिन आज जो है वहां बालाघाट के एसडीएम को सस्पेंड करना पड़ा। उनके सस्पेंड करने का मतलब है कि बालाघाट में गड़बड़ियां हो रही थी। फिर एक और उदाहरण देखिए इसी के साथ, कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे वो हर जिले के दौरे पे निकल गए। वो हर जिले में जा जाके एक एक स्ट्रांग रूम देख रहे हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो जो चुनाव लड़ रही थी दिखा रहे हैं कि भाई अब संतुष्ट है कि नहीं है। तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सबको लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं। अभी तक हम बीजेपी के कहने से जिस तरह से काम कर रहे थे वो काम अब हम नहीं कर सकते हैं। अब इन सब का असर क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है,
इसको हम देखते हैं तो प्रभाव ये पड़ रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस जो है वापस इंडिया गठबंधन की बात करने लगी। जब ये चुनाव शुरू हुए थे, इनकी घोषणा हुई थी, तो कुछ इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस तो सब इंडिया गठबंधन को भूल गई। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस ही मुख्य पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस के पास उस वक्त इन बातों के लिए समय कम था और उसे इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना था, मजबूती के साथ लड़ना था। लेकिन जैसे ही खत्म हुए, कांग्रेस इस बात को समझ गई और उसको पहले से भी मालूम थी लोकसभा का चुनाव जो है हम इंडिया गठबंधन के झंडे के नीचे ही लड़ेंगे, यानी कि सारे विपक्षी गठबंधन एक साथ लड़ेंगे, तभी हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। और यह कितनी बड़ी बात है कि जिसको सब समझ रहे हैं। अभी लोग आरोप लगा रहे थे कि साहब सपा के साथ ऐसा हो गया और आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा हो गया, लेकिन सपा और आम आदमी दोनों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीत गए, 2024 में उनकी हैट्रिक हो गई, तो उसके बाद कांग्रेस तो बची रहेगी, बहुत बड़ी पार्टी है। और उसके पास जो नेता है राहुल गांधी जैसा, जो खुद कहता है और सबने देखा भी कि वो डरता नहीं है, वो समझौता नहीं करेगा नरेंद्र मोदी से। लेकिन बाकी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब जानते हैं कि 2024 में बीजेपी को हराना, और बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी और बीजेपी के साथ आरएसएस, इन सब पे कब्जा जो है आज नरेंद्र मोदी ने कर रखा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे कर रखा है। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपने आप को स्वतंत्र कह सकता हो, जबकि नेहरू का सारा कॉन्सेप्ट ही ये था, सारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि हर इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो काम करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चुनाव आयोग को हम सबने देख लिया, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि उसने किस तरह राहुल गांधी को नोटिस दे लिया और झूठों का सरदार कहने पे नरेंद्र मोदी जी से कोई बात नहीं की उसने। लेकिन असर होता है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डर गए, वो दौरे करने निकल गए, वहां पे बालाघाट के एसडीएम को सस्पेंड करना पड़ा। तो चीजें बदल रही हैं और यही सबसे बड़ी बात है जो इस बात की उम्मीद जगाती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो फिर नरेंद्र मोदी की वापसी संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत से इन चुनावों को लड़ा, कहीं कोई कमी नहीं आने दी। और ये पहली बार हुआ, कर्नाटक में भी हुआ था, कर्नाटक के बाद कह सकते हैं आप कि तीनों बड़े नेता पूरी दम के साथ लड़े। हिमाचल में तो गलती कर दी थी, वहां सिर्फ प्रियंका गांधी लड़ी और सरकार बना भी ली, मगर उसके बाद समझ में आ गया कि एक नेता से कुछ नहीं होगा, सबको लड़ना पड़ेगा। और यही वो बात है कि जिसकी वजह से अब लोगों को उम्मीद जग गई है कि ये नफरत की राजनीति खत्म होगी, ये हिंसा की राजनीति खत्म होगी, ये क्रूरता खत्म होगी। क्रूरता के एक से एक उदाहरण दे रहे हैं। ये सब तभी खत्म होगा जब देश में फिर से प्रेम और भाईचारे की बातें शुरू होंगी। जो आज मजदूरों ने कह के पूरे देश को संदेश दे दिया, वो जो बात प्रधानमंत्री से हो रही है, मगर वो टेप सबको सुनना चाहिए, वो वीडियो सबको देखना चाहिए, वो कांग्रेस को दिखाना चाहिए। जब मजदूर कह रहा है कि हम मिलजुल कर रहते थे और मिलजुल कर रहने से ही हम बचे हैं, तो मिलजुल के रहने से ही ये देश बचेगा और देश आगे बढ़ेगा। जी राजीव जी, सही कह रहे हैं आप, मिलजुल के रहने से ही देश बचेगा। ये पैगाम वो मजदूर दे रहे हैं जो टनल में फंसे हुए थे, 41 मजदूर जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन मिलजुल के रहना और मिलजुल कर न रहने देना, दोनों में जो फर्क है वो ये देश देख चुका है। और लेकिन 2024 सामने है, उससे पहले 2024 का सेमीफाइनल 5 राज्यों का चुनाव, और उन 5 राज्यों में से आखिरी राज्य तेलंगाना, जहां 119 सीटों पर कल वोटिंग होगी। और ये वोटिंग कितने प्रतिशत में आगे बढ़ती है और क्या बम्पर वोटिंग होती है, जैसे बम्पर लोग निकल के खूब संख्या में जन समर्थन हासिल करते हुए अलग अलग दल दिखाई दे रहे थे, क्या वैसा ही होगा या कुछ और होगा, सब कुछ हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कल सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे से आपके सामने हम एग्जिट पोल लेकर आएंगे कि इन 5 राज्यों में कहां किसकी सरकार बनने की संभावना है। लेकिन संभावना से अलग एग्जैक्ट फिगर आपके सामने हम पहुंचाएंगे जब रिजल्ट लेकर आएंगे
3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से। तो दोस्तों देखना मत भूलिए डीबी लाइव को, और यहाँ जुड़े हुए तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी जो अपनी बात रखते हैं, पैनलिस्ट साथी, और रिपोर्ट तो आप देखते ही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम पल पल की पहुंचाते ही हैं, और खासकर चुनाव के समय चुनावी गतिविधियों पर आधारित हमारी रिपोर्टिंग आप सराहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए 2024 का चुनाव? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि अब दिल्ली की तरफ और तेलंगाना से ये रणभेरी, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो 6 दिनों के लिए, लगभग हफ्ते भर के लिए पहुंच चुके हैं। अपना संसदीय क्षेत्र उनका जो है वायनाड, और 4 तारीख से यहाँ दिल्ली में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 22 दिसंबर तक चलना है, और उसमें भी बहुत गहमा गहमी के आसार नजर आ रहे हैं। फिर से महुआ मोइत्रा नजर आएंगी, उसमें काफ़ी चर्चा में है, कंट्रोवर्सी है, और उसके अलावा कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए लेकिन मीडिया में चर्चा नहीं है। रमेश विदुड़ी के अलावा और भी बहुत सारे नाम। तो कैसे देखा जाए तेलंगाना का इसमें रोल, उसके रिजल्ट पर उसका रोल? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए हैं, माने अपने लोकसभा क्षेत्र में, और ये संकेत करता है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है राहुल गांधी ने। इधर ये जो 5 राज्यों के नतीजे हैं जो आने वाले हैं 3 तारीख को, कल तेलंगाना में मतदान है, उसके बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के नतीजे ये तय करेंगे कि देश का पनौती कौन है और अब 24 में चुनौती कौन बनने जा रहा है। और जो चुनौती बनने जा रहा है उनके लिए वो पहुंच चुका है वायनाड। अब सारी जो लड़ाई है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द होने जा रही है। ये आप शायद पहली बार देख रहे होंगे इन चुनावों में कि जब भारतीय जनता पार्टी को फिसल फिसल करके कांग्रेस के एजेंडे पर आना पड़ रहा था, वरना वो गाय गोबर की पॉलिटिक्स में ही सारा कुछ निकाल लेते थे, सारे चुनाव उसी में निकाल ले जाते थे। लेकिन मोदी जी के भाषा को बदल दिया राहुल गांधी ने। आदिवासी वो शब्द आपको याद होगा, वनवासी कहने वाले लोग आदिवासी शब्द पर आ गए। जो ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए थे और वोट बटोरे थे, उनके शब्द नहीं फूट रहे कि हमने ओबीसी के लिए क्या किया जी। अब वो उसमें फंसे हुए हैं, चिकरगन्नी बनी हुई है उनकी कि अब करें तो करें क्या। अब उनको सहारा 2 तरफ से दिखाई पड़ रहा। अभी देखिए अमित शाह जहां पहुंचे हुए हैं, और अमित शाह के डिप्टी भी गए थे कुछ दिनों पहले, शायद 2 दिन पहले ही, पश्चिम बंगाल, जहां सीए की बात हो रही है। और दूसरी तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर में वो होगा। अब वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, वो 24 में मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी कि नहीं चुनाव के मद्देनजर, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि इन चुनावों ने ये तो बिल्कुल तय कर दिया है कि अब हिंदुत्व और सांप्रदायिक विभाजन ये चलने वाला नहीं है। लोगों को गारंटी चाहिए उनके अपने उत्थान की, सशक्तिकरण की। और दूसरा, जो इस देश में सामुदायिक असमानता और जो अन्याय है वो कैसे दूर हो, ये अब बड़ा एजेंडा बन गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को कुछ सूझ नहीं रहा है। वो पलट आते तो हैं लेकिन वो उनकी गारंटी नहीं दे सकते। ओबीसी की बात तो करेंगे कि देखिए सांसद हमारे इतने हैं, मंत्री हमारे इतने हैं, लेकिन सेक्रेटरी कितने हैं और जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, इसका जवाब नहीं देंगे जी। तो असली एजेंडा तय हो चुका है, और वो है लोगों के उत्थान का, शिक्षा का। और राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हम खोलेंगे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा और बाकी जगह भी वो एजेंडा बन रहा है। तो असल में जिससे देश का विकास होता है, जो असली में भारत माता है, जिसका संपन्नता से ही इस देश का विकास होगा, वो मुद्दा राहुल गांधी लेकर के आ गए। तो ऐसे में अब मोदी जी के सामने मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। वो किस पर चुनाव लड़ेंगे?
वो 2-3 जो मुद्दे उठा रहे वो चलने वाले हैं नहीं। और इसलिए मैं मान रहा हूं कि ये नतीजे अभी दिखा देंगे कि असल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और 24 में वो कैसे लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि मैदान मार लिया है राहुल गांधी ने जी। अब वो कितना डग भर पाते हैं मोदी जी, बीजेपी कितना पीछा कर पाती है, कितनी देर तक कर पाती है, बस ये निर्णय होना बाकी है 24 तक आते हैं। बिल्कुल 24 तक आते आते बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उससे पहले अब इस चुनाव का रिजल्ट और पहले आखिरी मतदान और फिर रिजल्ट और उसके बाद शीतकालीन सत्र की गहमा गहमी और इस बीच 2024 की तैयारियां जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप अब देखा जाए तेलंगाना से होकर आ चुके हैं और जो तस्वीर कह रही है वो उसी दिशा में जा रही है जहां से 2024 में कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, ऐसा माना जाए? देखिए, में पहली बात की कांग्रेस की हम समझें और कांग्रेस की यही रणनीति प्रदेश में भी कमोबेश रही, बहुत स्पष्ट थी। तेलंगाना में कांग्रेस एकदम उपरोक्त हाथों को लेकर गई और वो हाथों में प्रशांत जी, आपका नेटवर्क काफी डाउन है, आवाज आपकी नहीं आ रही है, काफी डाउन है, या तो हालांकि होता नहीं है ऐसा आपके यहाँ, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक कर लीजिए। अभी ठीक आ रहा है थोड़ा जी। नहीं डाउन है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। सुनील जी, कैसे देखा जाए, वही सवाल जो अभी कह रहा था मैं, जरा उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अब यहां से 2024 की तरफ देखते हुए लोग नजर आ रहे हैं और जनता पे भी बहुत, जनता की जो निगाहें हैं वो भी बहुत टिकी हुई हैं कि आखिर अगला 5 साल किसके हवाले देश होगा, और उसकी चर्चा जरूरी भी है, लाजमी है। कैसे देखा जाए? यह स्वाभाविक सी बात है और राहुल गांधी ने एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि अगर हमको मोहब्बत की दुकान चलानी है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। उन्होंने तो कोई लाग लपेट की बात की नहीं, साफ साफ बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर देश को तरक्की करना है, लोगों को बेहतर जीवन देना है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, क्योंकि दोनों एक है। अगर इन दोनों को नहीं हराते तब हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। साफ कर दिया तो। और राहुल गांधी ने साफ साफ ये भी कर दिया कि आने वाले जो राजनीति 2024 की, वो मुद्दों की राजनीति होगी, लोगों की बेहतरी की राजनीति होगी, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उनको एड्रेस करने की राजनीति होगी। अपने 5 राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान साफ साफ कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। और यह भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया मिजोरम में प्रचार न करके। आप मिजोरम में प्रचार करने क्यों नहीं गए? इसका क्या जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास? इसीलिए कि जो राजनीति आपने मणिपुर में की, उस राजनीति का डिविडेंड आपको मिजोरम में नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपके खिलाफ जा रहा है वो। और आपने मणिपुर में राजनीति क्या की? 2 समुदाय आपस में लड़ रहे थे, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए आपने कुछ नहीं किया जी। अपने ही राज्य में, अपने ही देश में लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए जी। तो समुदायों को बांटने की जो राजनीति है वह, उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ये आपने मिजोरम की राजनीति में प्रचार न करके स्वीकार कर दिया। लोग आपके साथ नहीं आने वाले हैं, इस बात से साबित हो गया कि आपको उम्मीदवार तक नहीं मिले चुनाव में खड़े करने के लिए। तेलंगाना की स्थिति आ गई कि जिस ध्रुवीकरण की आप बात करते थे, वह ध्रुवीकरण आज काम नहीं कर रहा है, बल्कि आप जिस राजनीतिक दल को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, उससे अल्पसंख्यक और वह जो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, उसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीआरएस सरकार के खिलाफ या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ जो अलोकप्रियता की स्थिति बनी, केवल इसी आधार पर तो बनी कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे, उन सवालों पे आप चुप हैं। आप भ्रष्टाचार पे चुप हैं, आप महंगाई पे चुप हैं, आप रोजगार पे चुप हैं, आप किसानों के मुद्दे पे चुप हैं, किसानों की उपज को बेहतर दाम देने के मुद्दे पे चुप हैं। और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। 2024 का चुनाव इस आधार पे होगा कि जो लोग गवर्नेंस में थे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। लोग उसे विचार करेंगे और कहेंगे कि आपने अपने गवर्नेंस के दौरान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है।
जी। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको जन समर्थन नहीं मिलने वाला है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे होंगे। आखिर राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी की वो स्थितियां क्यों नहीं बन पाई कि यह कहा जाता कर्नाटक की तरह से कि गहलोत की सरकार जा रही है? कौन सी वजह थे? कोई भावनात्मक मुद्दा था क्या अशोक गहलोत के साथ? केवल और केवल था कि अशोक गहलोत की 5 साल की सरकार ने लोगों के साथ, उनके जीवन से जुड़े हुए सवालों के साथ जोड़ने की कोशिश की, और कोई एक कार्यक्रम ऐसा घोषित नहीं किया जो चुनाव के 5 महीने पहले हो, जो लाडली बहना प्रोग्राम की तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने किया। अगर वो बिजली की राहत वहां मिल रही थी, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिल रहा था, गैस का कम दाम पर मिल रही थी, महंगाई राहत के नाम पर विभिन्न योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंच रहे थे, तो कई महीनों से चल रहे थे, साल भर से ज्यादा समय से चल रहे थे, और उससे भी ज्यादा समय से चल रहे थे, और एक सिस्टमेटिक तरीका था। सरकार ने अपनी योजनाएं रखी, उन योजनाओं में लोगों का पंजीकरण कराया और उन परिवारों को लाभ देने की कोशिश की। परिणाम हुआ कि कुल 5-6 प्रोग्राम में ही 3.5 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण कराया जी। और वह अगर वो स्वास्थ्य का बीमा चिरंजीवी योजना लेकर के आए तो 2 महीने पहले लेकर आए क्या? 5 महीने पहले लेकर के आए क्या? 6 महीने पहले लेकर के आए क्या? चुनाव की घोषणा के बाद लेकर के आए क्या? वह बाकायदे अपनी सरकार के दौरान लंबे समय से उन्होंने लागू किया और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो राजस्थान के आम व्यक्ति की एक आर्थिक स्थिति है उसके अनुकूल जो स्वास्थ्य का खर्च है उसको कम करने का प्रयास किया जाए, या महंगाई से बड़ा राहत देने का प्रयास। वह केवल स्वास्थ्य का लाभ देने का प्रयास नहीं था, लोगों से महंगाई से भी राहत देने का प्रयास था कि बढ़ी हुई कीमतों में भी कम से कम स्वास्थ्य के ऊपर आपको पैसा न खर्च करना पड़े। अब जब इस तरह की योजनाएं सरकार ने अपने गवर्नेंस को बेहतर तरीके से किया तो कैसे आप एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना लेते? और क्या मुद्दों के बगैर आप इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना सकते हैं? संभव है क्या? आप बीजेपी 5 साल करती क्या रही वहां? एक भी मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती हुई नजर आई, और यह आरोप लगाती हुई नजर आई कि गहलोत की सरकार यहाँ सफल है, यहाँ विफल है, या ये काम नहीं कर पा रही है, वो नहीं काम कर पा रही। क्या बात कर रहे थे आप कह रहे थे कन्हैया लाल की हत्या। उस कन्हैया लाल की हत्या के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? आप ये उठा रहे थे कि किसी घटना विशेष में अगर किसी का देहावसान हो गया या कोई दुर्घटना हो गई तो राज्य सरकार ने राहत देने के नाम पर भेदभाव किए, वो भी मसला आपका नहीं चल पाया। आप 370 लेकर के चले आए राजस्थान का, उसका प्रचार कर रहे थे, क्या उसे 370 को लेकर के राजस्थान का नागरिक आपसे जुड़ जाएगा? आप जो आश्वासन देते नजर आ रहे हैं उसके विश्वसनीयता का सवाल था कि अगर 450 रुपए में आप गैस का सिलेंडर देना चाहते हैं राजस्थान में, तो देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि गैस का सिलेंडर देना तो राज्य सरकार का काम नहीं है। अगर केंद्र सरकार देना चाहती है, केंद्र में आप हैं और लोगों को इतना ही राहत देना चाहते हैं, तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तमाम सवाल लोगों के सामने खड़े हुए। मेरा अपना मानना है कि गवर्नेंस से जुड़े हुए सवाल, सरकार की विफलताएं और बेहतर जीवन देता हुआ आश्वासन, यही मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में, और इसी के आधार पर लोगों को जन समर्थन मिलेगा या जनता उनको नकारेगी। जी बिल्कुल। 2024 का चुनाव कैसा होगा इस पर चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले 3 दिसंबर को देखना मत भूलिए रिजल्ट, जिसका इंतजार आप सभी को है, और सुबह 6 बजे से हम रिजल्ट आप तक पहुंचाएंगे 5 राज्यों के। लेकिन उससे पहले कल 30 नवंबर को चुनाव और उसके बाद 5 राज्यों के एग्जिट पोल आप तक हम पहुंचाएंगे शाम 5 बजे से, और तो देखना मत भूलिए दोस्तों। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। वीडियो देख रहा हूं प्रशांत टंडन जी का थोड़ा डाउन है, और दीपक पाचपोर जी का वीडियो भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्रशांत जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, शकील अख्तर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे 2 और साथी मीनू जैन जी और प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, नरसिंह कुंदलवाल लिख रहे हैं कि तेलंगाना में KCR के